Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about arc of moral universe is long, which ultimately bends towards justice. तो ये काफ़ी लंबा टाइटल है, देखेंगे इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है. तो बेसिकली दिस आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पेपर 1 एसे पर्सपेक्टिव. हो सकता है कि सीधा सीधा ये टॉपिक आपको एसे में दे दिया जाए. आर्क ऑफ मोरल यूनिवर्स इज लॉन्ग बट इट बेंड्स टुवर्ड्स जस्टिस. एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर जो आपका जीएस पेपर 4 है, वहाँ पे भी ये कोट आपको सीधा सीधा दिया जा सकता है. तो ऐसे हालात में अगर इस तरह के नए कोट आपके सामने एग्ज़ाम में आते हैं तो बहुत बार इसको डिकोड कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एग्जैक्टली ये क्या मायने हैं इसका. तो आज जब ये न्यूज़पेपर में आया है तो इस कोटेशन का मतलब समझते हैं, थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे. पहले ज़रा बैकग्राउंड देखते हैं आखिर इस कोट को हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है, जैसा कि हमने लास्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा. तो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन के दौरान हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि द आर्क ऑफ मोरल यूनिवर्स इज़ अल्टीमेटली बेंडिंग टुवर्ड्स जस्टिस. तो बेसिकली हमारे सीजीआई साहब कह रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे थे कि इंडियन जुडिशरी में हाल फिलहाल में कई सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जिसका मेन एक ही गोल है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्टिस इंश्योर कराया जा सके. तो व्हाट एग्जैक्टली सेड एक बार ज़रा देखते हैं. The Indian judiciary has been adopting several measures of institutional reforms with the single objective, and that objective is to bend the arc of moral universe towards justice. और उसमें वो कहते भी हैं कि I have borrowed this celebrated phrase of American civil rights activist Dr. Martin Luther King Jr. तो हमारे CGI साहब कहते हैं कि ये जो फ्रेज़ है मैंने डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर से अडॉप्ट किया है, जिन्होंने who was a very prominent civil right activist for the colored people in America. तो वहाँ पे जो colored या black लोगों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशंस होते थे, उनके खिलाफ डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने काफ़ी एक मूवमेंट सिविल अनरेस्ट चलाया, जिसके बाद ब्लैक लोगों को उनके अधिकार धीरे धीरे मिलने लगे. जो जिम क्रोज लॉ हैं that basically segregated the public utilities for black and white people, उस लॉ को वापस लिया गया. तो मुद्दा यह है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक काफ़ी सेलिब्रेटेड कलर्ड पीपल राइट एक्टिविस्ट माने जाते हैं, और उन्हीं का कोट है कि द आर्क ऑफ मोरल यूनिवर्स इज़ लॉन्ग एंड इट अल्टीमेटली बेंड्स टुवर्ड्स जस्टिस. और उसका इस्तेमाल किया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और उन्होंने कहा कि हम जितने भी रिफॉर्म्स ला रहे हैं जुडिशरी में, जिसका मेन गोल यही है टू बेंड द मोरल आर्क ऑफ मोरल यूनिवर्स टुवर्ड्स जस्टिस. तो अब इतनी बात हो गई, अब ज़रा इस पर समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स. मोरल आर्क ऑफ द यूनिवर्स बेंडिंग टुवर्ड्स जस्टिस, ये एक्चुअली मीन क्या करता है. अगर आपके सामने ये एसे में एक टॉपिक बन करके आता है या फिर एथिक्स पेपर में आता है, तो इसका मतलब क्या है पहले वो समझिए. दिस फ्रेज सिंपली मीन्स कि दो जस्टिस में टेक लॉन्ग द यूनिवर्स मूव्स टुवर्ड्स इट. सरल भाषा में आपने देखा होगा ना, पढ़ा होगा ना कि भगवान के घर में या इंसाफ देर से मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है. ऐसी कुछ बातें जो आपने देखी है ना कि सत्यमेव जयते, तो ट्रुथ अल्टीमेटली ट्रायम्फ्स. तो शॉर्ट टर्म में ट्रुथ जो है वो डिले हो सकता है लेकिन अल्टीमेटली ट्रायम्फ्स. वैसी ही कुछ बात है ये. तो जब जैसे ही ये आपके सामने कोट आया, आप समझ जाना कि ये कहना चाह रहे हैं कि जस्टिस एक फार फेच ड्रीम है, बट धीरे धीरे हम उसके डायरेक्शन में ज़रूर मूव कर रहे हैं. द एंटायर यूनिवर्स इज स्लोली मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जस्टिस. जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस कोट वॉज ट्रेस्ड फ्रॉम Martin Luther King Jr., a civil right activist for the black people or colored people in America. मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक काफ़ी पॉपुलर स्पीच भी है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए. इन 1963 मार्टिन लूथर किंग जूनियर गेव दिस स्पीच, जिसका नाम है या हेडिंग है आई हैव अ ड्रीम. ये स्पीच का अगर फुल आप वर्जन देखें तो उसमें बेसिकली वो कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रेन
will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। तो ये कोट भी याद रखिएगा। लेकिन अगर इस कोट को, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, आर्क ऑफ मोरल यूनिवर्स इज लॉन्ग बट अल्टीमेटली बेंड्स टुवर्ड्स जस्टिस, अगर इस कोट को और रूट में ट्रेस किया जाए तो इट वाज नॉट एक्चुअली द कोट ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इट वाज नॉट हिज ओरिजिनल कोट। दिस कोट बेसिकली बिलोंग टू अ 19th century यूएस पॉलिटिशियन थियोडर पार्कर। इसको पॉपुलराइज किया था, इस कोट को पॉपुलराइज किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अभी अगर मान लीजिए जस्टिस पे कुछ बात आती है, ये कोट आता है, आर्क ऑफ मोरल जस्टिस इज लॉन्ग बट इट अल्टीमेटली बेंड्स टुवर्ड्स जस्टिस, तो इस तरह के ऐसे में आपको एक बात और लिखनी चाहिए कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या कोई भी ऐसी सोसाइटी जो इंडिया जैसी है, जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी डाइवर्स है, जहाँ पे अलग अलग तरह के आइडियाज़ हैं, वहाँ पे जस्टिस को लेकर के भी एक वेल डिफाइंड या यूनिफॉर्म आइडिया नहीं है। तो हमारे जैसे समाज के लिए, जहाँ पे हम रहते हैं भारत में, वहाँ पे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जस्टिस एग्जैक्टली होगा क्या। अलग अलग समाज के लोगों के लिए जस्टिस अलग अलग है, एंड दैट इज़ वाई फॉर कंट्री लाइक अस, बिफोर अप्रिसिएटिंग दिस कोट that the arc of moral universe is long but it ultimately bends towards justice, it is important for us to have a robust debate on what exactly is justice. We need to arrive at a fair definition of justice. हमारे यहाँ पे चूँकि विमेन के लिए के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो विमेन के लिए जस्टिस है इक्वालिटी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उनके लिए फिर जस्टिस है, उनको रिजर्वेशन मिले। जो अपर कास्ट के गरीब लोग हैं उनके लिए जस्टिस है कि रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए, सबको बराबरी का हक मिले। तो मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से जस्टिस अलग अलग है। और हमारे देश में जब इतनी डाइवर्सिटी है तो फिर सबसे बड़ी समस्या ये है कि एग्जैक्टली जस्टिस है क्या, और हमें एक समाज की तरह उभरना होगा भारत में, और हमें एक रोबस्ट डिबेट करके एक कंसेंसस के साथ एक जस्टिस का आइडिया डेवलप करना होगा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पैनल टू स्टडी MG Narega's efficacy, and this topic is important from our syllabus GS paper to governance point of view. MG नरेगा स्कीम, देखिए पहले ये स्कीम की तरह लाया गया, बाद में कानून बना करके इस स्कीम को लीगल बैकिंग दे दी गई, तो इसीलिए इसका नाम है MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसके कानून के हिसाब से 100 दिनों का रोजगार रूरल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको दिया जाएगा, और ये रोजगार के लिए किसी भी तरह के स्किल की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी इंसान रूरल एरिया में रहता है और उसके पास कोई काम नहीं है तो फिर वो MG नरेगा के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, और उसको पहले से कोई भी स्किल लाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक मैनुअल वर्क दिया जाएगा 100 दिन का अंडर दिस MG नरेगा एक्ट। तो ये जो काम करने का अधिकार है, राइट टू वर्क, जो दिया जा रहा है अंडर MG नरेगा, 100 दिनों का राइट टू वर्क, it becomes a kind of legal right because this right has been provided under an act। और एक बार जब एप्लीकेशन दे देता है कोई भी एडल्ट कि मुझे MG नरेगा के अंतर्गत काम चाहिए, तो एप्लीकेशन के 15 दिनों के अंतर्गत उसको जॉब मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो फिर उस एप्लीकेंट को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलेगा। और ये जो स्कीम है MG नरेगा, दिस इज़ बीइंग रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द एक्ट। ये जो MG नरेगा स्कीम है, इट इज़ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी आपको पता होगा कि स्कीम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कोर ऑफ द कोर एंड कोर स्कीम्स। कोर ऑफ द कोर में बेसिकली 6 इंपॉर्टेंट स्कीम्स को रखा गया, उन 6 में से एक स्कीम है MG नरेगा। सो बेसिकली MG नरेगा इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम टू काउंटर पॉवर्टी इन रूरल इंडिया। अभी तक इसको काफ़ी सिग्निफिकेंट स्कीम माना जाता रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में कई सारे प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं MG नरेगा स्कीम के अंतर्गत। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चूंकि जो भी वर्कर जिनको काम मिलता है MG नरेगा में, दे आर नॉट स्किल्ड इनफ, अनस्किल्ड वर्क मिलता है ना, तो दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स। मान लीजिए रोड बनाया इन्होंने, फिर बारिश आई, वो रोड बह गई,
फिर अगले साल फिर रोड बनाया इन्होंने, कुछ और कुआं बनाया, कच्चा कुआं बनाया, फिर बारिश आई वो बह गया। सो दे आर नॉट एबल टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स क्योंकि अनस्किल्ड हैं। तो फिर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर फिर ये काम करा के फ़ायदा क्या है, एमजी नरेगा में काम करा के फ़ायदा क्या है। इससे अच्छा सीधा सीधा इन लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्यों नहीं दे दिया जाता। उसके अलावा एमजी नरेगा हैज़ नॉट बीन एबल टू एड्रेस द इशू ऑफ पॉवर्टी इन मैनी स्टेट्स लाइक बिहार जहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है वहाँ पे एमजी नरेगा ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। केरला जैसा स्टेट जहाँ पे इकोनॉमिकली स्टेटस काफ़ी बेहतर है वहाँ पे एमजी नरेगा में ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है। लो मिनिमम वेजेस, तो जो मिनिमम वेजेस सेट किया गया है एमजी नरेगा के अंतर्गत यानी कि लगभग 290 या 300 रुपये के आसपास। तो ये देखो एमजी नरेगा से एक बात की तो गारंटी हो जाती है कि हर इंसान जो रूरल एरिया में रहता है उसको 100 दिनों का रोजगार 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा, मतलब साल में 30,000 रुपये की कमाई की तो गारंटी हो जाती है। बट ये जो मिनिमम वेजेस फिक्स किया जा रहा है दैट इज़ ऑल्सो वेरी लो। इनफैक्ट द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड अंडर एमजी नरेगा इज़ lower than minimum wages decided by 17 states in their respective territory under different other state government initiatives. Data manipulation by authorities क्या है एमजी नरेगा में, सच में रोज़गार मिलता नहीं है, सच में बेनिफिशरीज़ को इंक्लूड नहीं भी करते हैं, फिर भी रोल पे लिख देते हैं इतने सारे लोगों को एमजी नरेगा में रोज़गार मिला। सो इसको कहते हैं हम लोग घोस्ट बेनिफिशरीज, जिसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है एमजी नरेगा की इम्प्लीमेंटेशन में। डिले इन वेजेस पेमेंट, वर्कर्स काम कर लेते हैं फिर पेमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिले होता रहता है उनके अकाउंट में। सो सच प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो सीन इन एमजी नरेगाज इम्प्लीमेंटेशन। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए फिर भारत सरकार ने एक पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया है। अ पैनल हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अमरजीत सिन्हा हु इज़ अ फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी। तो अमरजीत सिन्हा जी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई है जिसका काम होगा एमजी नरेगा जो स्कीम है उसको स्टडी करे और 3 महीने के अंदर रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट करे मेकिंग सजेशंस कि कैसे एमजी नरेगा स्कीम को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो जब 3 महीने के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट होगी अमरजीत सिन्हा कमेटी की रिपोर्ट, तो उसको फिर से न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में सीधा आपसे पूछ लिया जाए कि अमरजीत सिन्हा कमेटी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर वुड बी रिवाइविंग और रिव्यूइंग एमजी नरेगा स्कीम। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is about dying rivers of Assam and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। देखिए इस आर्टिकल में तो वैसे बात की गई है कि असम की नदियों में क्यों डिक्लाइन देखा जा रहा है, क्यों उनका फ्लो ख़त्म होता जा रहा है, क्यों वो पॉल्यूटेड हो रहे हैं। बट फिर भी ये जो इस आर्टिकल के कंटेंट को कवर करने से पहले मैंने असम की जो इम्पॉर्टेंट नदियां हैं उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ लिख करके दे दिया। फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्रा के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। सोर्स इसका है चेम यूंगदोंग ग्लेशियर, मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होता है। लेंथ दे दिया मैंने, ब्रेडेड चैनल है मतलब क्रिस क्रॉस तरीके का चैनल है। मतलब कई सारे फैक्चुअल चीज़ें मैंने दे दी हैं। ब्रह्मपुत्रा 9th लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय डिस्चार्ज एंड 15th लॉन्गेस्ट। नेशनल वाटरवे नंबर 2 सदिया से धुबरी इज ऑन ब्रह्मपुत्रा। ट्रिब्यूटरीज के नाम दे दिए मैंने, एक बार आप पढ़ लेना। लोहित रिवर, तो लोहित रिवर ब्रह्मपुत्रास फार्देस्ट ईस्ट ट्रिब्यूटरी है ये। लेंथ ढोला सदिया ब्रिज कैसा है यहाँ पे इसके ऊपर 9.15 किलोमीटर लॉन्ग विच इज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज। वो सब फैक्ट्स मैंने दे दिए हैं, मतलब अलग अलग रिवर्स को लेकर के। तो लगभग 14-15 रिवर्स को मैंने यहाँ कवर किया। बराक रिवर यू सी, 6th नेशनल वाटरवे बराक रिवर, लाखपत टू बांगा। तिपाई मुख डैम इज़ बीइंग डेवलप्ड ऑन बराक रिवर। ऐसे करके जिया बरौली, धनसिरी, कोपिली, कोलोंग, ये पीटी पर्सपेक्टिव से मैंने फैक्चुअल चीज़ें दे दी हैं। प्रीलिम्स अभी हमने कलेक्ट कर लिया है, प्रीलिम्स से पहले इसको अच्छे से पढ़ा जाएगा, राइट। अभी फैक्चुअल चीज़ें मैंने कलेक्ट करके एक जगह दे दी हैं। इस तरह से अलग अलग नदियों के बारे में लिखा गया। अभी इस आर्टिकल में कौन सा मुद्दा लिखा गया वो जरा देखते हैं जो मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल में कहा गया है कि आसाम की जो नदियां हैं दे आर गोइंग अंडर अ ड्रास्टिक चेंज। तो मॉनसून के टाइम में ओवरफ्लड होने लगती हैं, उसके अलावा बिल्कुल सूख जाती हैं, ये वाटर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। सो दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़। और कारण क्या है?
रिवर्स के डिक्लाइन होने का, तो बहुत सारा जो अनट्रीटेड या पार्शियली ट्रीटेड सीवेज है वो सीधा सीधा डंप किया जा रहा है रिवर्स के अंदर। कई सारा जो नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन जैसे कि इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन या सेडिमेंटेशन ऑफ रॉक्स, यानी कि नेचुरल तरीके के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, सेडिमेंट्स हैं। उसके अलावा रन ऑफ फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट डंपिंग साइट्स, इधर उधर से हम लोग जो डंपिंग साइट्स हैं सॉलिड वेस्ट के, वहाँ से जब बारिश होती है तो रन ऑफ जो है वो अल्टीमेटली कहाँ पहुँचता है, नदियों में। उसके अलावा जो एक्सेसिव हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं खेतों में, जैसे यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा जो प्लेन्स हैं यहाँ पे बहुत सारी खेती होती है, खासकर राइस की। वहाँ पे बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वहाँ पे जाकर के केमिकल फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं, और जब केमिकल फर्टिलाइजर्स वहाँ मिल जाते हैं तो फिर वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स का राइज होता है, और वो प्लांट्स फिर बहुत सारा और प्लांट्स या दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे स्टार्ट ब्रीडिंग इन दैट एरिया एंड दे स्टार्ट क्रिएटिंग मोर एंड मोर ऑक्सीजन डिमांड। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव ऑक्सीजन डिमांड, जिसको वाटर बॉडी के लिए नाम दिया गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, वाटर बॉडी स्टार्ट्स गेटिंग पॉल्यूटेड। बीओडी क्या होता है ज़रा समझिए। बीओडी का सरल सा मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट इज कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हाइल दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। तो किसी भी वाटर बॉडी में अगर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, तो उस वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरियाज हैं उनको कितना ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज बेसिकली नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सरल सी बात है, हाइयर बीओडी मीन्स हाइयर ऑर्गेनिक मैटर मीन्स हाइयर पॉल्यूशन लेवल। तो बीओडी इंडिकेट्स लेवल ऑफ पॉल्यूशन। जितना ज़्यादा गंदगी होगा उसको डिकम्पोज करने के लिए उतना बैक्टीरिया चाहिए, और उतने बैक्टीरिया को उतना ऑक्सीजन चाहिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर्स एंड अदर वेस्ट। तो जैसे आप देखिए, ये भरौली रिवर जो गुवाहाटी नदी में, गुवाहाटी शहर के अलॉन्ग है, भरौली रिवर का बीओडी 55 के आसपास निकल करके आया। क्यों? क्योंकि इतना सारा उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है कि इसको डिकम्पोज करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया चाहिए, और उन बैक्टीरियाज के फिर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी लगभग 55 यूनिट के आसपास। देखिए 1 से 2 अगर बीओडी रहता है तो उस वाटर बॉडी को गुड माना जाता है, 2 to 5 होता है तो मॉडरेटली क्लीन माना जाता है, 6 to 9 होता है तो पॉल्यूटेड माना जाता है। और यहाँ भरौली रिवर का आप देखिए बीओडी कितना निकल के आ रहा है, 55, विच इज़ वेरी क्लोज टू वेरी पुअर और वेरी पॉल्यूटेड लेवल। कैसे ठीक किया जा सकता है इन नदियों को? तो इरोजन कंट्रोल के तरीके निकाले जा सकते हैं। बोल्डर्स मतलब बड़े बड़े जो पत्थर के टुकड़े हैं वो नदियों के कोस्ट पे लगाया जा सकता है टू अवॉइड इरोजन। अफॉरेस्टेशन किया जा सकता है, पेड़ लगाए जा सकते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज यूजिंग रिचार्ज वेल एंड रिचार्ज बोरवेल किया जा सकता है। तो जगह जगहों पे आप देखते हैं कि ग्राउंड वाटर के लिए रिचार्ज बोरवेल लगा रहता है। रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ थ्रू स्टेप वेल्स, ये स्टेप वेल्स जो हैं ये सब ट्रेडिशनल तरीके हैं वाटर बॉडीज़ को रिचार्ज करने के। प्रोग्राम्स लाइक नमामि ब्रह्मपुत्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। तो ये प्रोग्राम है तो नमामि गंगे की लाइन पे नमामि ब्रह्मपुत्रा, लेकिन ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अमेरिका के अंदर एक इस तरह के डाइंग रिवर्स को रिवाइव करने का एक कॉन्सेप्ट है जिसको नाम दिया गया अमेरिकन मॉडल ऑफ ऑफिस ऑफ वाटर एंड रिवर एंड वेटलैंड रेंजर्स। तो ये जो इंटरनेशनल एग्जाम्पल है इसको हम लोग इंडिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रिवाइवल ऑफ डाइंग रिवर्स ऑफ असम। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पद्मनाथ गोहाई बरुआ। तो आपको पता है पर्सनालिटी रिलेटेड कई सारे सवाल आते हैं एपीएससी के जीएस पेपर 5 में। तो पद्मनाथ गोहाई बरुआ जी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। जो करंट डेवलपमेंट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो पद्मनाथ गोहाई बरुआ जी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके लाइफ के वो देखते हैं। सो इनके बारे में आपने ज़रूर पढ़ रहा होगा। ही वॉज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट, पोएट, ड्रामेटिस्ट, बॉर्न इन 1871 इन लखीमपुर। ही वॉज एक्टिव मेंबर ऑफ अखोमिया भाषा उन्नति साधनी सभा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे लाइफ से रिलेटेड, इतना इंपॉर्टेंट है या इतना ऑब्वियस है कि एग्जाम में आता नहीं है, सबको रटा हुआ होता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आसाम साहित्य सभा 1917।
British government gave him title of Rai Bahadur, which was very rare for any Assamese person. इतना first time such an Assamese person got such a honor or a title from British government. He was first literary pensioner from Assam. He was first a home member of Assam Legislative Council. आर्ट वर्क की बात की जाए, उनके बुक्स की या फिल्मों की बात की जाए, ड्रामा की बात की जाए, देखिए तो ही एडिटेड जीवन संग्रह, अ रेयर बुक इन असमीज लिटरेचर. उसके अलावा ही वॉज फाउंडर ऑफ मॉडर्न असमीज नोवेल. हिज नोवेल भानुमती इज द फर्स्ट असमीज नोवेल एंड अदर नोवेल इज लाहौरी. हिस्टोरिकल ड्रामा जयमती, गदादर, लचित बोरफुकान एंड साधनी. ये सब रटना पड़ेगा आपको. प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता. मेरा काम तो यहीं तक था ना, आपको एक जगह कंपाइल करके दे दिया, आपको रटना होगा. सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ये जो ड्रामा बाण राजा है किसने कंपोज किया. गांव बूढ़ा सोशल ड्रामा, कॉमेडी तेतोन तामूली. तो ये सब आपको एक बार रटना होगा. असमीज मंथली बिजुली उषा, असमीज वीकली असम बांती. एंड फॉर ऑल हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस Padmanath Gohai Borua is regarded as Pitama, that is great grandfather in Assamese literary world. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. नॉन फंजिबल टोकन्स को लेकर के तीसरा स्टेटमेंट गलत है अपने आप ही. एक ही ऑप्शन बच करके आता है, ऑप्शन ए. डेट ऑफ लाला लाजपत राय, उसके बाद सॉन्डर मर्डर्स एंड पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पहले था, दांडी मार्च बाद में था. तो करेक्ट आंसर वुड बी 1, 2, 4, 3. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.